गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबार की सुर्खियां लेकर के हम हाजिर होते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर में कौन सी खबरों को प्रमुखता से छापा गया है और किस खबर को लेकर के सुर्खियां, वो खबरें बनी हुई हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या कहती हैं। देखिए, एक जो खबर है इससे शुरुआत करती हूँ जो हर एक पेपर की सुर्खियों में है, वो है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जी हाँ, जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिजर्व किया गया है और जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बने परिसीमन आयोग ने कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 47 को जम्मू में 43 रखने की सिफारिश की है। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई है। फिलहाल कुल संख्या 83 है। सिफारिश लागू करने के बाद सीटों की संख्या 90 हो जाएगी। 5 लोकसभा सीटों को भी परिसीमित किया गया है। आयोग ने पहली बार कश्मीरी पंडितों के साथ ही एसटी के लिए विधानसभा सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की है। पीओके विस्थापितों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है। रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सर्दियां शुरू होने से पहले चुनाव प्रक्रिया हो सकती है। और देखिए, इन सीटों को जो बढ़ाया गया है इसके बारे में आपको भी ये बता दें कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इस आयोग ने क्या क्या बदलाव किए हैं। गुरुवार को परिसीमन की रिपोर्ट दिखाते आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई, सुशील चंद्रा और के शर्मा ने ये तमाम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए पहली बार 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। इनमें से 6 जम्मू और 3 कश्मीर से होंगी। अनुसूचित जाति के लिए पहले की ही तरह 7 सीट आरक्षित रहेंगी। ये सभी जम्मू क्षेत्र में रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि पहली बार कश्मीर से विस्थापित हुए प्रवासियों के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें एक महिला सीट भी आरक्षित की गई है। पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए भी 1 सीट होगी। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में 2.5 लोकसभा सीटें होंगी, यानी कुल 5। इनमें से जम्मू और कश्मीर में 2-2 व 1 सीट दोनों संभागों में होगी। जम्मू के राजौरी और पुंछ को कश्मीर के अनंतनाग से मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। इससे ये सीट दोनों संभागों में आ गई है। 5 लोकसभा सीटों में 18-18 सीटें होंगी। 2011 की जनगणना के आधार पर आयोग ने परिसीमन किया है। तो जम्मू कश्मीर में ये बदलाव किए गए हैं विधानसभा सीटों को लेकर के। और जम्मू क्षेत्र में पहले 37 थी, अब 6 बढ़ा दी गई हैं, यानी 43 सीटें हो गई हैं। तो वहीं कश्मीर क्षेत्र में पहले 46 थी, 1 सीट बढ़ाई गई है, तो 47 सीट हो गई है, यानी 90 विधानसभा सीटें होंगी। पहले 83 थी, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ाई गई है तो अब 90 विधानसभा सीटों वाली ये जम्मू कश्मीर विधानसभा हो जाएगी। और इसके लिए बताया जा रहा है कि सर्दियों से पहले पहले यहां पर चुनाव भी कराया जा सकता है। अच्छा, इसके पहले क्या परिस्थितियां थीं जब ये सीटें नहीं बढ़ाई गई थी, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 87 सीटें थीं, जिनमें 4 लद्दाख में शामिल थीं। केंद्र शासित बनने के बाद लद्दाख की सीटें अलग हो गई और 83 सीटें बची। लोकसभा की 6 सीटों में से 5 जम्मू कश्मीर में और 1 लद्दाख में चली गई। तो देखिए, जब लद्दाख को केंद्र शासित बनाया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य स्थापित किया गया, तो ये अलग अलग जो व्यवस्थाएं की गई, परिसीमन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अब ये नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके बारे में कल विस्तार से जानकारी दी गई है और बदलाव अब हो गए हैं। अच्छा, और क्या इसमें खास है ये भी आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था। उस समय वहां 12 जिले और 58 तहसीलें हुआ करती थी। अभी 20 जिले और 270 तहसील हैं। तो देखिए, 1995 के बाद ये अब बदलाव जो है देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन की प्रक्रिया हुई है और अब जाकर के इतने सालों के बाद अब परिसीमन हुआ है 2022 में। और अब ये नई जो है व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, ये नए बदलाव किए गए हैं। आयोग की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है। अब 90 विधानसभा सीटों वाली होगी जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब वहीं आगे बढ़ते हुए ये भी आपको बता दें दूसरी खबर जो कि तमाम न्यूज़पेपर की सुर्खियां हैं, और वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कोरोना की
कहा कि सिलीगुड़ी में एक जनसभा में वो सम्मिलित हुए और वहां जनसभा में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कोरोना की लहर खत्म होते ही CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा ना सोचे कि जो घुसपैठ चल रहा है वो जारी रहेगा, क्योंकि CAA लागू होने के बाद घुसपैठ पर लगाम लगेगा और सभी को समान जो है अधिकार भी मिलेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ये ना सोचे कि घुसपैठ जो है वो लगातार जारी रहेगा, हम CAA लागू करेंगे, क्योंकि ये जो था इस पर हमने CAA जो है एक वास्तविकता थी, है और रहेगी। हम इस पर काम कर रहे हैं लगातार और ये जरूर लागू किया जाएगा। हुंकार भरते हुए उन्होंने ये बात रखी। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। देखिए, वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिला। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि गृहमंत्री देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम ना करें। मैं नहीं चाहती कि नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगे, सभी को साथ रहना है। तो देखिए, CAA के विरोध में भी बहुत सारी पार्टियां नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार CAA का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। इसके पहले भी CAA को लेकर के काफी बवाल भी हुआ था। शाहीन बाग याद होगा आपको, दिल्ली का, वहां पर भी CAA को लेकर के बहुत प्रोटेस्ट किया गया और लगभग साल तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन तब CAA लागू नहीं हो पाया। लेकिन अब एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को छेड़ दिया है और ये बात साफ की है कि CAA पर जो है काम लगातार बीजेपी कर रही है, ये वास्तविकता है और इसे लागू किया जाएगा। एक संकेत उन्होंने दे दिया कि देश भर में CAA को लागू किया जाएगा। तो अब देखिए, अब इस ऐलान के बाद गृहमंत्री के जाहिर सी बात है कि सियासत अब गर्म नजर आ रही है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो रहा है, क्योंकि जो पार्टियां विरोध कर रही थी, विपक्षी पार्टियां, वो एक बार फिर से उनके बगावती सुर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि वक्त आने पर CAA को लागू किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि वो वक्त कब आता है और उस वक्त क्या बीजेपी की तरफ से जो प्लान किया गया है CAA को लागू करने का, क्या वो लागू हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के हो हल्ले के बाद कहीं ना कहीं ये एक ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन एक बार फिर से CAA की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है। चलिए, अब दिल्ली की खबर पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बैठक की और ये कहा गया है कि बिजली मुफ्त देने की जो बात रही है दिल्ली में, अब इस पर विकल्प रखा जाएगा। 1 अक्टूबर से विकल्प रखा जाएगा कि किन लोगों को सब्सिडी चाहिए बिजली पर और किन्हें नहीं चाहिए। तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया होगी, एक लिस्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि कुछ लोगों का कहना था कि सरकार का फ्री बिजली का फैसला अच्छा है, पर हम में से कुछ लोग बिल दे सकते हैं, हम लोग समर्थ हैं कि हम लोग बिजली का बिल भर सकते हैं। अब सरकार लोगों से पूछेगी कि क्या आप लोगों को सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, किन किन कैटेगरी में सब्सिडी क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि दिल्ली सरकार नई कैटेगरी में सब्सिडी देती है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। 200 यूनिट से कम खपत वालों का पूरा बिल माफ होता है। दिल्ली में 200 यूनिट के नीचे बिजली की खपत करने वालों की संख्या 30,39,766 है, तो इनका बिजली जीरो आता है, बिजली का बिल। 201 से 400 यूनिट तक खपत करने वालों को अधिकतम 800 रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। इस स्लैब में दिल्ली में 16,59,976 उपभोक्ता हैं। कुल 46,99,742 उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है। कुछ और कैटेगरी में भी लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। अब 1 अक्टूबर से ये विकल्प के तौर पर होगा लोगों के सामने कि लोग सब्सिडी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और कौन लोग नहीं चाहते हैं उसकी पूरी लिस्ट तैयार होगी और उन्हें सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक और जो है स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई है और कहा गया है कि बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप क्लास अब दिल्ली सरकार के कॉलेजों में भी शुरू की जाएगी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ छात्र बिजनेस आइडिया तैयार कर सकेंगे। सरकार बिना गारंटी कोलैटरल
फ्री लोन दिलाने में मदद करेगी। तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है स्टार्टअप पॉलिसी, जो कि युवाओं के लिए बहुत लाभकारी होगी। युवा अपनी पढ़ाई करते करते अपने स्टार्टअप के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर उनके पास कोई आइडिया है तो उस पर काम करने के लिए उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के तहत वो अपने स्टार्टअप को स्टार्ट भी कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे। अच्छा, एक और खबर है जो कि आपको बता दें, जो कि तमाम न्यूज़ पेपर की सुर्खियों में है। करनाल में 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान में बैठे आका से जुड़े हैं इन संदिग्धों के तार। तो अब जो है बता दें आपको कि हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े होने के शक हैं। पुलिस ने कहा कि इन संदिग्ध आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। वो हथियार लेकर के तेलंगाना सप्लाई करने जा रहे थे। इसमें आईडी भी हो सकता है। चारों पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर सिंह रिंडा के संपर्क में थे, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है। तो अब पुलिस जो है और भी जांच कर रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये गिरोह कौन है, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़े हैं इन चारों संदिग्धों के तार, और इसी को लेकर के अब आगे जो है वो जांच चल रही है। अब वहीं कोविड को लेकर के बात कर लेते हैं कि कोविड पर WHO के डेटा को चुनौती दी गई है। बता दें आपको कि WHO का अनुमान है कि पिछले 2 साल में दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई है। ये आधिकारिक आंकड़े 60 लाख से दोगुने से भी ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 47 लाख मौतें हुई हैं, जो आधिकारिक आंकड़े का 10 गुना है। इसीलिए भारत ने WHO के आंकड़े बताने वाले मॉडल्स का कड़ा विरोध किया है और इसे संदेहास्पद बताया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं WHO जो भी तरीका अपना रहा है गणना करने की, जानकारी इकट्ठी करने की, वो कहीं ना कहीं बहुत सही नहीं है। तो ये रही तमाम खबरें जिस पर आज नजर बनी रहनी है। जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। जो भी नई खबरें होंगी उससे आपको रूबरू कराया जाएगा। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और कल हम फिर हाजिर होंगे अखबार की सुर्खियों के साथ। नमस्कार।